हेलो एंड वेलकम टू बीपीटीआर पावर्ड बाय अभिमन्यू आईएएस। माय नेम इज निहारिका वालिया और आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ रिगार्डिंग इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव। व्हेन वी टॉक अबाउट इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव, how do we deal with the different types of questions? In terms of English descriptive, you overall get around 4 types of questions. Number 1 is essay, number 2 is précis, number 3 is reading comprehension and number 4 is letter writing. यानी ये 4 तरह के questions आपको डील करने पड़ते हैं when you are writing an English descriptive question paper. When we look at the entire test there, ठीक है, when we look at the examination, हर एक के अंदर कुछ की पॉइंट्स होते हैं जो एज एन एस्पिरेंट हम लोग देखते भी हैं, बट इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव के ऊपर कई बार हम उन बेसिक इंट्रिकेट डिटेल्स पे वर्क करना भूल जाते हैं और उसी के कारण हमें कहीं ना कहीं मार्क्स कॉस्ट करता है, right? So let's understand when we're looking forward to an English descriptive question paper, when we're looking forward to this examination, what are the details which are extremely important, right? Okay. अब सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसे राइटिंग की। ऐसे राइटिंग यानी एक स्पेसिफिक जिसमें आपके पास क्या रहता है, आपके पास एक वर्ड लिमिट रहती है, आपके पास एक स्पेसिफिक टॉपिक दे दिया जाता है दैट यू हैव टू वर्क अपॉन। इट माइट बी अ स्टेटमेंट, आपके पास एक टॉपिक क्वेश्चन के फॉर्म में हो सकता है, एक स्टेटमेंट हो सकती है, आपके पास उसको बस डिटेल में डालना है, राइट? सो व्हेन यू लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक अबाउट इट, आपको उसकी क्या करंट अफेयर्स के बेस पर कुछ बेसिक नॉलेज है। वो बेसिक नॉलेज बहुत काम करती है, पता है क्यों? अगर आपको वो बेसिक नॉलेज है तो उसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, अगर आपको वो बेसिक नॉलेज है तो आपको उसके अंदर जेन्युइन डिटेल्स डालने का मौका मिल जाता है। एंड दैट पर्टिकुलर डिटेल इज नॉट समथिंग जो कि आप क्या करते हो, मान लीजिए कहीं ना कहीं इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव जो है वो ARD और ESI से इफेक्ट होता ही है। दैट्स अ हार्डकोर फैक्ट। यानी अगर कुछ चीज़ें मेरे को ESI से मिली, कुछ चीज़ें मेरे को ARD से मिली तो कितना फर्क पड़ता है ना। अगर मैंने जैसे मान लीजिए इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स के रिगार्डिंग कोई बात हो गई और मैंने उसके बारे में कुछ पढ़ा हुआ है और अगर मैं उसके रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन में डाल दूँ तो बहुत फर्क पड़ेगा। बट ये चीज़ ज़रूर कीजिएगा, जस्ट बिकॉज मैंने एक स्पेसिफिक वर्ड के बारे में पढ़ लिया जो जिसके बारे में मुझे जेन्युइन डिटेल्स पता है, मेरे को उसकी डिटेल्स ऐसे में जानबूझकर इंट्रिकेट नहीं करनी है, जानबूझकर उसको इंक्लूड नहीं करना है। मुझे उतनी ही चीज़ें इंक्लूड करनी है जो कि मेरे क्वेश्चन के साथ में चलती हैं। यानी सबसे पहली चीज़ जो आपके पास आती है दैट इज फोकस ऑन द की पॉइंट्स। Look at what the exact question is asking. Do not get inclined with what you are feeling. आपकी फीलिंग के साथ में बायस्ड होकर अपने आंसर को खराब मत कीजिएगा। ऐसे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है आप न्यूट्रल होकर कीजिए कि उसके मल्टीपल पॉइंट्स क्या हैं। अब वो मल्टीपल पॉइंट्स को अगर आप लिख रहे हो तो बहुत फर्क पड़ता है। जैसे व्हेन वी लुकिंग फॉरवर्ड टू द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19, इफ यू ट्राइंग टू कवर द इम्पैक्ट, तो इम्पैक्ट से सिर्फ पॉजिटिव सिर्फ नेगेटिव, बिकॉज कोविड-19 में हम सब कोविड-19 को कहीं ना कहीं बहुत सी चीज़ों के लिए बुरा जिम्मेदार मान लेते हैं, लेकिन उसके कुछ अच्छे इम्पैक्ट्स भी थे कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ज़्यादा वर्क करना शुरू किया गया। उस साथ में वर्क फ्रॉम होम जैसे एक बेसिक हमारे कंट्री के अंदर जो कहीं एग्जिस्ट नहीं करती थी वो आनी शुरू हुई। उसके कारण डिजिटल इंक्लूजन जो एक क्वेश्चन मार्क था अब तक, उसमें एक तेज़ी आनी शुरू हुई। तो जब आप इस तरह के क्वेश्चंस पे वर्क करते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक तरफ इंक्लाइंड होकर बस लिख ही गए, वो चीज़ नहीं करनी है। आपको फोकस करना होगा उसके की पॉइंट्स को और उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। जब आप इंक्लाइंड हो जाओगे ना तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आप क्वेश्चन वाली चीज़ों के साथ में करोगे। यानी अगर आपके अकॉर्डिंग चीज़ येस है तो आपका 100% क्वेश्चन येस के अकॉर्डिंग चला जाएगा। क्या ये सही होगा? अगर उसके अंदर सिर्फ 2 चीज़ें हैं कि आपको बोला गया कि दिस शुड बी डन और नॉट, तो क्या हमें डिजिटल इंक्लूजन की तरफ मूव करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए? कोई भी चीज़ अगर मान लेते हैं, कोई भी स्पेसिफिक चीज़ को उठा लिया जाए, इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को यूज़ करना या फिर ये क्रैकर जो है दिस इज क्रैकर फ्री दिवाली की तरफ अगर हम मूव करते हैं, तो अगर आप उसकी तरफ जा रहे हो तो वहाँ पर इफ़ यू आर 100% येस, देन वहाँ पर ये भी आता है यू कैन मूव टुवर्ड्स द ग्रीन क्रैकर्स, यू कैन स्टिल हैव दैट पर्टिकुलर थिंग of celebrating Diwali with crackers but in a more environment friendly manner। यानी 100% yes के ऊपर फोकस करने की बजाय कि नहीं बंद ही कर देते हैं, उसका एक और तरीका है, एक बैलेंस्ड पर्टिकुलर आंसर की तरफ जाया जाए जहां पर आपकी एक क्लीन इंट्रोडक्शन होगी। ठीक है, इंट्रोडक्शन में आप चाहें तो एक एग्जाम्पल एनेक्डोट्स इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कैन गो हेड एंड पुट कोट्स व्हेन यू आर राइटिंग द इंट्रोडक्शन पोर्शन, वो बहुत इंपैक्टफुल होता है। कोई रिपोर्ट्स का आपको आइडिया है लेकिन की पॉइंट्स के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग आपको कोई की पॉइंट्स का कुछ आइडिया है तो रिपोर्ट का कुछ आइडिया है वो रिपोर्ट के बारे में डालिए। इंट्रोडक्शन को अपनी स्ट्रेंथन अप कीजिए। उसके बाद क्या होगा, फिर उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में अगर लिख रहे हैं उसकी पॉजिटिविटीज़ के ऊपर अगर आप जा रहे हैं तो भी कंक्लूजन आते आते उसकी नेगेटिविटीज़ को कवर करना ही चाहिए।
कभी भी किसी भी चीज का प्योर येस और प्योर नो के अंदर आंसर कभी नहीं होना चाहिए. इट शुड बी, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19, if it was negative then compare, put that particular area in terms of पहले जनरल कोविड-19, फिर आपका बॉडी के अंदर आपने डाल दिया कोविड-19 का नेगेटिव इम्पैक्ट जो आपको लगा, उसके बाद नीचे आता था कंक्लूजन में बताओ कि कोविड-19 ने ये भी करवाया, ये भी करवाया, ये भी करवाया. तो पॉजिटिविटी को भी कवर करो. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप प्योरली ही नेगेटिव की तरफ चले गए, बिकॉज किसी भी चीज का प्योर नेगेटिव वाली चीज एस्पेक्ट होता ही नहीं. एवरीथिंग हैज अ पॉजिटिव एज वेल एज अ नेगेटिव इम्पैक्ट. So you need to cover up the points properly. And at the same time, in terms of essay writing, shall we conclude the essay before the word limit is done? अगर 300 वर्ड्स का मेरा ऐसे है, 250 to 300 के आसपास के ही होते हैं, 300 वर्ड का अगर मेरा ऐसे है, तो क्या मैं 250 वर्ड्स पे खत्म कर दूं ऐसे? क्या ये सही होगा? इफ आई प्रोवाइड यू अ रिसोर्स एंटायरली और आप बोले कि नहीं नहीं उसका इतना सा ही इस्तेमाल करना है, इज इट करेक्ट? नहीं ना, क्योंकि जब भी आप किसी चीज का इस्तेमाल करते हैं, इफ इट इज यूज्ड इन सच अ वे कि आप जितना रिसोर्स दिया है आप उसके आसपास ही यूज करें, इट इज बेटर. यानी अगर आपका 300 वर्ड्स के आसपास है, देन ट्राई टू फिनिश इट ऑफ अराउंड 300, बट ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट 300 पे खत्म करना है. 303 पे चला गया, 5 पे चला गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अप टू 5 to 10% का जो मार्जिन होता है उसमें मार्क्स नहीं कटते हैं. रादर अप टू 10 to 20%, 15 के आसपास आप लगा कर चलिए, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. आफ्टर दैट द नेगेटिव मार्किंग starts impacting. But the point is, ये इम्पैक्ट भी तब पड़ता है ना जब आपके पास आपने जो डेटा लिखा है वो जानबूझ के एक्सटेंड किया होगा, अच्छी क्वालिटी का कंटेंट होगा और वो 300 वर्ड से ऊपर भी जाना तो वो डेफिनेटली चुभेगा नहीं. ठीक है, दैट मीन्स यू कैन गो बियॉन्ड दैट वर्ड लिमिट बट डोंट ट्राई टू क्रॉस वे टू मच. You need to remain within that particular limit. And बहुत बार students क्या करते हैं, they miss out conclusions, which is very unusual because when you are writing a particular essay, there should be a beginning. उसका beginning आया, उसकी एक body आई और बीच में end में conclusion आया. आप कभी भी essay के अंदर pointers मत डालिए. Pointers 1, 2, 3, 4 just ruins the entire part of the essay. ठीक है, उसको पॉइंटर्स में जाना चाहिए. पैराग्राफ होंगे तो चलेगा, पैराग्राफ्स बट बहुत ज्यादा पैराग्राफ्स भी होंगे, दैट इज गोइंग टू बी अनोइंग टू. दैट सिंपली मीन्स यू नीड टू बैलेंस आउट आप उसको कैसे लिख रहे हो. और साथ ही साथ ट्रांजिशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. क्या आपका फर्स्ट पैराग्राफ सेकंड पैराग्राफ के साथ में कनेक्टिविटी में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर आपकी उनकी कनेक्टिविटी ही नहीं बन रही, देन यू आर नॉट बीइंग फ्लूइड इन टर्म्स ऑफ योर राइटिंग. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हेनेवर यू आर राइटिंग थिंग्स, यू आर वेरी फ्लूइड व्हेन यू राइट थिंग्स. ठीक है, तो ये आपके पास अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है जब आप एक ऐसे लिख रहे हैं. तो आपका फोकस होना चाहिए की पॉइंट्स के ऊपर, क्वेश्चन में क्या करना है, एग्जाम्पल्स और एनेक्डोट्स पे वर्क करना, प्लस वर्ड लिमिट का ध्यान रखना. वर्ड लिमिट से ऊपर जाना पाप नहीं है, यू कैन स्टिल गो बियॉन्ड दैट, बट ट्राई टू फिनिश इट ऑफ. कम में, ज्यादा कम वर्ड्स में कभी खत्म नहीं करना चाहिए. दैट सिंपली मीन्स यू आर आउट ऑफ द आइडियाज वे टू अर्ली. While if you go way too beyond, that is also bad. But if you finish up within the 10 to 20% की रेंज में, it is good enough. ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट 300 पे किसी का खत्म नहीं होता, या तो 303 जाएगा, 305 जाएगा. इट इज वेरी नॉर्मल दैट इट विल गो एटलीस्ट 3 to 5 वर्ड्स बियॉन्ड दैट पर्टिकुलर लिमिट इफ यू आर फॉलोइंग विद द टारगेट ऑफ 300 वर्ड्स. राइट, सो दीज आर द थिंग्स व्हिच यू कैन वर्क अपॉन. ठीक है, ये वाली चीज हमारे पास हो गई. नेक्स्ट हमारे पास बात आ जाती है प्रेसी की. When we look at the term प्रेसी, तो प्रेसी में अपने पास क्या आ जाता है? प्रेसी क्या होती है? प्रेसी एक समराइज्ड फॉर्म होती है किस चीज की? A précis is a summarized form of the entire data. आपके पास एक कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है, उसमें काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं, उसका आपको एक समराइज्ड फॉर्म बनाना है. बहुत बार स्टूडेंट्स ये भूल जाते हैं, प्रेसी इज बेसिकली वन सिंगल पैराग्राफ. अच्छा, जब आप ऐसे लिख रहे हैं, ट्राई टू जो उसका हेडिंग है उसको ज़रूर लिख दीजिए. देन जब आप प्रेसी लिखते हैं तो प्रेसी में तो क्वेश्चन बोले ना बोले उसका टाइटल ज़रूर देना चाहिए. बिकॉज हाउ कैन यू रीड अ बुक विदाउट द नेम? You don't even know about the book, so how will you start with it? It's always better कि आप प्रेसी की हेडिंग जरूर डालें. और साथ साथ सेम लाइंस का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. आप एक चीज जो उस पैराग्राफ में लिखी है आपको वो सेम लिख दोगे तो उसका समराइज्ड वर्जन थोड़ी है, वो तो सिर्फ कॉपी पेस्ट है. और प्रेसी इज बेसिकली अ समराइज्ड फॉर्म. ठीक है, वो उसकी सिर्फ एक समराइज्ड फॉर्म है. अगर उस पर्टिकुलर चीज के अंदर, फॉर एग्जाम्पल वी वर टॉकिंग अबाउट समवन्स लाइफ, तो उसकी लाइफ के अलग अलग पोर्शन पे उसको अलग अलग लोग मिले, क्या हमें तो ये जो समराइज्ड फॉर्म है ना वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन बन जाता है इसका. ठीक
ठीक है। तो समराइज फॉर्म में यानी आपको, अगर मैंने मल्टीपल ऑथर्स के नाम लिए हुए तो मल्टीपल ऑथर्स के बारे में सब कुछ नहीं लिखना, यू कैन जस्ट राइट अबाउट द समराइज पोर्शन ऑफ वट एवर देयर इन्फरेंसेस वर, ठीक है। तो प्रेसी के अंदर एग्जैक्ट लाइंस की तरफ आपको नहीं जाना होता, इंट्रिकेट डिटेल्स, माइन्यूट डिटेल्स को नहीं बताना होता, ताकि सिर्फ आपने ऑथर्स की ओवरऑल जो उनकी नॉलेज थी उसको आपने एक्सप्लेन कर दिया, बस बहुत है। दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। एग्जैक्ट डिटेल्स डालोगे तो वो कॉपिंग हो जाएगा, वो नहीं चाहिए। इसको आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है। एंड डू नॉट ट्राई टू राइट आई थिंक, आई डू, आई थिंक अबाउट दिस, वी शुड डू दैट, नो। ये चीजें फर्स्ट फॉर्म में नहीं लिखी जाती अनटिल और अनलेस क्वेश्चन उसके बारे में खुद ना बोले। सोचिए, अगर हम बात करते हैं, अगर ऐसे लिख रहे हैं या प्रेसी लिख रहे हैं, दोनों केसेस में बात करते हैं। When I am writing a particular essay and I write that we should look forward to the environment friendly products in order to save the environment, ठीक है, मैंने वहाँ पर we डाल दिया पैराग्राफ के कहीं ये एंड आते आते। और वहीं अगर मैंने लिख दिया कि ह्यूमन रेस shall look forward to the environment friendly products in order to save the environment, क्या बेटर साउंड करता है, वी या ह्यूमन रेस? या फिर हम एंटायरली हम ह्यूमंस की बात कर लें, मैनकाइंड की बात कर लें, क्या बेटर साउंड करता है? वी से बेटर ये साउंड करता है। थर्ड फॉर्म ऑटोमेटिकली आपके एसे की जो डिटेल्स हैं उसको और स्ट्रेंथन अप कर देती है। सो व्हेनेवर इफ द क्वेश्चन डजंट आस्क यू, कभी उसको आई वी अपनी खुद की वर्डिंग्स में नहीं लिखना, ठीक है। इन चीजों का हमेशा ध्यान रखना है आपको कि यू शुड ऑलवेज गो हेड विद दिस इन टर्म्स ऑफ द प्रेसी। ओके, अब प्रेसी के बाद अगला पोर्शन हमारे पास क्या आ जाता है, दैट इज द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। व्हेन वी लुक फॉरवर्ड टू द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हमारे पास क्या क्या आ जाता है? स्टूडेंट्स कई बार ना एक गड़बड़ कर देते हैं, वो ये होता है दैट वो लोग ना बहुत क्रिस्प सा आंसर दे देते हैं। पूरी चीज के अंदर आपके कॉम्प्रिहेंशन में बहुत सारी डिटेल्स दी हुई हैं, लेकिन आप क्रिस्प सा आंसर बनाकर दे देते हैं। आपको ये देखना होगा कि यू शुड हैव अ प्रॉपर लेंथ, you should cover all the details which that particular question is asking, not in such a way कि आप exact lines copy कर दें। exact copying of the text is also not good, but it should be in such a way कि आप उसका सब कुछ cover तो कीजिए। अगर आप उस question के अंदर क्या, जो उस question में पूछा गया उसकी details को properly inculcate नहीं कर रहे हैं तो आपका क्या फायदा? यहाँ पर प्रेसी थोड़ी लिखी जा रही है, प्रेसी यानी समराइज फॉर्म, यहाँ पर समराइज फॉर्म नहीं, क्वेश्चन में जो चीजें पूछी गई हैं वो आपने ढंग से कवर की है या नहीं की है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और रूल नंबर 1 जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का होता है वो सबको ऑलरेडी पता भी होना चाहिए, दैट इज कभी भी कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन पर नहीं जाना, क्वेश्चन से कॉम्प्रिहेंशन पर आना। क्यों? टाइम बचाना है। कॉम्प्रिहेंशन पहले पढ़ लिया तो फिर आपको पता ही नहीं कि उसका क्या करना है। आपने पहले क्वेश्चंस पढ़ लिया तो पता है ये टारगेट है मेरे को इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन ढूंढनी है। अगर सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी है तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी नहीं पड़ी तो, अगर वो स्कैटर्ड है तो कैसे ढूंढोगे? फिर आपको वो स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन में से अपना इकट्ठा करके पॉइंटर फॉर्म में जाकर बनाना है। एक चीज जो हर स्टूडेंट को फॉलो करनी चाहिए, व्हेनेवर यू आर राइटिंग समथिंग देयर शुड बी अ ब्लूप्रिंट इन योर माइंड। ब्लूप्रिंट तैयार होना चाहिए, जो भी मैंने लिखना है उसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। पॉइंटर फॉर्म जो होता है ना वो एसे में अच्छा लगता है ना वो प्रेसी में अच्छा लगेगा, और अगर आप इसमें भी डालना चाहते हैं देन यूज इट इन सच अ वे दैट द डिटेल्स आर बीइंग कवर्ड इन अ प्रॉपर वे, राइट। तो ब्लूप्रिंट बनाकर रखो कि मेरे अकॉर्डिंग इसमें ये डिटेल्स कवर होनी चाहिए, और फिर उन डिटेल्स को आप लिखिए। इससे आपके आंसर को एक स्पाइन मिलती है। अगर आप सीधा लिखना शुरू कर दोगे, लिखते लिखते देखते हैं तो वो कभी अच्छा नहीं बनेगा, बिकॉज अगर आप स्टोरी बता रहे हो तो स्टोरी का आपको पहले पता है कि किस चीज के बाद क्या क्या हुआ, तो आप उसे जल्दी कनेक्ट कर पाओगे, राइट। तो जब आप ऐसे लिख रहे हो, जब आप प्रेसी लिख रहे हो, दोनों केसेस में वो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। और इस केस में भी जब आपने किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में अगर था, उसकी ऑटोबायोग्राफी के ऊपर बेस उन्होंने दे दिया, तो आप देखिए पहले क्या हुआ, उसकी टाइमलाइन क्या है, उस टाइमलाइन के बेस पर आपको आपका आंसर लिखना होगा और उस टाइमलाइन को प्रॉपरली फॉलो करना होगा, और वो टाइमलाइन ही आपको फिर हेल्प करेगी आपके आंसर को करेक्टनेस देने में, रेलेवेंस देने में। That means without keeping a blueprint in your mind, do not start writing. It's not about just going and writing. No. English descriptive का good part is the descriptive paper talks about how you describe something. If it's about current affairs पढ़ा हुआ है तो आप उसमें ऐसे में डाल पाओगे, कुछ चीज़ें आपको और डिटेल पता है तो आप अपनी लेटर में उसको इंक्लूड कर पाओगे। प्रेसी के अंदर आपको बायस्ड होकर नहीं चलना है, जो उसने पूछा आपको वही बताना है। जब आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करते हो, क्वेश्चन को पढ़ो और ढूंढो उसके रिगार्डिंग क्या क्या मिलता है।
जो भी मिलता है उस सब को इकट्ठा करके उसको, अगर टाइमलाइन वाली चीज़ है तो उसको टाइमलाइन में लिखिए, अगर आपको उसकी डिटेल्स वहां पर जो मिलता जा रहा है उसको लिखते चलिए। जब तक क्वेश्चन ना पूछे तब तक इसमें आपकी पर्सनल ओपिनियन नहीं आनी चाहिए। English descriptive is about describing a problem, not about your personal opinions. So avoid writing things in your own personal opinion form. ठीक है, ये वाला एक पोर्शन हो गया खत्म। उसके बाद अब अगला क्या रहता है अपने पास, इनफॉर्मल एंड फॉर्मल लेटर्स। व्हेन वी लुक फॉरवर्ड टू द इनफॉर्मल एंड फॉर्मल लेटर्स, इनफॉर्मल लेटर और फॉर्मल के अंदर ना कई चीजों के फर्क है। इनफॉर्मल में आपकी इमेजिनेशन के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव टू कंग्रेचुलेट अ फ्रेंड और यू आर राइटिंग टू योर ग्रैंडफादर और एनीबडी एल्स, यू कैन गो बियॉन्ड एनीथिंग। आप अपनी फॉर्मल लेवल को बड़े आराम से चीज़ों को एक्सप्लेन करते हुए चल सकते हैं, जबकि फॉर्मल में ना आपको ना कोई अपनी तरफ से उसमें ना डिटेल्स ऐड करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल, आपका सेविंग बैंक अकाउंट है एक जगह पर और दूसरी जगह पर आपको वो शिफ्ट करना है, तो ना कुछ चीज़ें ऑब्वियस आपने किया नहीं होगा, बहुत से लोगों ने नहीं किया होता, बस ना सोचना पड़ेगा कि अच्छा अगर मैं बैंक में जाकर कर रहा हूँ तो बैंक मुझसे क्या क्या पूछेगा। वो मेरा नाम पूछेगा ना, मेरे नाम के साथ में मेरा अकाउंट नंबर भी पूछेगा। बहुत बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लेटर लिख देते हैं, लेकिन फॉर्मल लेटर जो बैंक को लिख रहे हैं उसमें आप अकाउंट नंबर नाम की चीज़ें नहीं डाल रहे हो। क्यों डालो उसके अंदर? एक इमेजिनरी अकाउंट नंबर बता दिया कि ये मेरा एक इमेजिनरी अकाउंट नंबर है, आई हैव अकाउंट इन दिस एरिया, ये पर्टिकुलर मेरा अकाउंट नंबर है, ये चीज़ हुई है मेरे साथ में, अगर इसका अकाउंट मुझे चेंज करवाना है तो उसकी प्रोसेस क्या होगी। अगर कोई आपको फॉर्मल लेटर में, अगर आप किसी के प्रोफेशनल मिसकंडक्ट को रिपोर्ट करने की तैयारी कर रहे हैं फॉर्मल लेटर्स के अंदर, तो वहां पर यू कैन ऐड कि देयर इज अ सर्टेन पनिशमेंट फॉर दैट, ये एथिकल मिसकंडक्ट है, इसके अगेंस्ट क्या हो सकता है। किसी ने पूछा है कि एक्चुअल टेक्निकलिटीज क्या है? नहीं, किसी ने नहीं पूछा। और यहाँ पर डिस्क्राइब करना है, जब यहाँ पर इमेजिनेशन चलती है तो यहाँ क्यों नहीं चलती, वहां भी डाल दो। और फॉर्मल के केस में सब्जेक्ट डालना है। और इनके बीच में एक और फर्क भी होता है, अगर आप योर्स फेथफुली जैसे टर्म का इस्तेमाल करते हैं फॉर्मल के अंदर, या फिर विद रिगार्ड्स वाली चीज़ आ जाती है, लेकिन यहाँ पर योर्स ट्रूली, योर्स लविंगली जैसे टर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है जब आप किसी अपने को लिख रहे हैं, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, तो उन चीज़ों को आपको ध्यान रख के चलना है। आर यू फॉलोइंग दैट? और एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो आपको सब जगह देखने को मिलती है वो है पंक्चुएशन मार्क्स। बिफोर पंक्चुएशन मार्क्स इनमें क्या आता है, कैपिटल लेटर्स, आपका कॉमा, आपके फुल स्टॉप आता सबको होता है, लेकिन जब हम टाइप कर रहे होते हैं ना हमारा फ्लो टूट जाता है। तो कैपिटल कौन करेगा आई लिखते वक्त, तो वहां पर वो स्मॉल में चल रहा होता है और बहुत बार लास्ट सेंटेंस के आगे फुल स्टॉप नहीं होती और वो ऐसे दिख जाता है कि अच्छा यहाँ पर ये है। छोटी छोटी चीजें कहीं ना कहीं हाईलाइट हो जाती हैं। सो ट्राई टू अवॉइड सच काइंड ऑफ टाइपिंग एंड पंक्चुएशन मार्क एरर्स। नेक्स्ट, जब आप इस तरह की चीजें लिखते हैं, आपका इंट्रोडक्शन पोर्शन एक आता है, बॉडी आ जाती है आपकी इसकी फॉर्मेट के अंदर, आपकी एप्लीकेशन की, और यहाँ पर कंक्लूडिंग लाइन आती है और यहाँ पर उसका एंड आ जाता है। ठीक है, अगर आप इसकी बात कर रहे होते तो बिगनिंग में यू कैन आस्क अबाउट द जनरल थिंग्स एंड देन यू कैन मूव टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर थिंग। बॉडी के अंदर यू कैन डिवाइड इट इनटू फर्दर पॉइंट्स, कि अगर आपको 2-3 पॉइंट्स लगते हैं तो आप उसको 2 पैराग्राफ्स में डाल दो। हद से हद नॉर्मली इसको 2 से पैराग्राफ में ऊपर नहीं जाना चाहिए अनटिल और अनलेस कोई बहुत मेजर चीज ना हो। ठीक है, और एंड में आके कंक्लूडिंग पैराग्राफ अलग से लिखो, सो काइंडली लुक इनटू दिस पर्टिकुलर मैटर, आई होप यू विल बी रिप्लाइंग बैक, वो वाली चीजें आपको अलग से स्पेसिफाई करनी चाहिए एंड देन यू एंड दैट पर्टिकुलर थिंग। एसेस के अंदर कंक्लूजन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आपकी जो प्रेसी है, प्रेसी के अंदर आपको सारी डिटेल्स कवर करके चलनी है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कंक्लूजन की दिक्कत नहीं आती, लेकिन इसमें भी कंक्लूजन की बात आ जाती है। ट्राई टू कंक्लूड थिंग्स, पुट एन एंड टू ओवरऑल, ये चीज ऐसी है। इस तरीके से आपकी जो पर्टिकुलर वर्किंग होती है वो बेटर दिखती है, क्योंकि इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव इज मोर अबाउट हाउ यू डिस्क्राइब अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। इफ यू कैन नॉट डिस्क्राइब दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम इन द करेक्ट मैनर, देन व्हाट आर वी एग्जैक्टली वर्किंग अपॉन। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजों पर आपको वर्क करना चाहिए जब आप बात करते हैं इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन की। ठीक है, सो दिस इज वेयर द पोर्शन ऑफ टॉकिंग अबाउट दिस इज डन। I would like to tell you about something else as well. I have started with descriptive test series as well. ठीक है, हमारी descriptive test series भी शुरू हो चुकी है। हमारी जो descriptive series है, it's more about
दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू को साथ में रखते हुए, बिकॉज आपका ऑनलाइन टाइपिंग होगा तो वहाँ पर आपको थोड़ा बेनिफिट हो जाता है, बिकॉज हम आपको उसी सिमुलेटेड इन्वायरमेंट के अंदर दे रहे हैं। देयर वुड बी अ स्पेसिफिक काउंट डाउन होगा पीछे कि इस काउंट डाउन के बेस पर आपको चलना है, और वो काउंट डाउन के साथ में आप अपना टाइमर देख रहे हैं, टाइमर चल रहा है, आप पे अपनी पूरी टाइपिंग कर रहे हैं और उसे सबमिट कर रहे हैं और वो इवैल्यूएट हो रहा है। So these particular tests are normally evaluated in the time period of 72 hours. So we are providing back the answers. आप अगर अपने लेवल पर लिख रहे हैं, इट्स नॉट ओनली अबाउट इन चीज़ों का ध्यान रखें। जब तक आप इनको लिख कर नहीं देखेंगे आप चेक नहीं कर पाएंगे कि ये चेक पॉइंट्स पर मैंने वर्क किया है कि नहीं किया है। बिकॉज आई कैन टेल यू कि इस चीज़ पे वर्क करना है, लेकिन आपने उस पर किस एक्सटेंट तक वर्क किया है वो आपको खुद इवैल्यूएट करना होगा या किसी को इवैल्यूएट करने के लिए देखना होगा। अगर आपको लगता है कि आप किसी और से इवैल्यूएट करवाने का सोच रहे हैं, देन यू कैन लुक फॉरवर्ड टू आवर पोर्टल फॉर द सेम सिनेरियो। ऑन आवर पोर्टल यू विल फाइंड अ पर्टिकुलर एरिया जहां पर आपको मिल जाएगी इसकी डिटेल्स। सी, आप नबार्ड ग्रेड ए के एरिया में जाएंगे, यहाँ पर आपके पास चूज एग्जाम है और ये रहा हमारा नबार्ड ग्रेड ए। नबार्ड ग्रेड ए की आप जैसे ही पेज पर एंटर करते हैं, पेज की बिगिनिंग में ही आपको दिख जाएगा, यहाँ पर आपको हमारी टेस्ट सीरीज दिख जाएगी। अगर आपको लगता है कि आप नीचे जाकर डिटेल में चेक करना चाहते हैं तो यहाँ नीचे भी हमारी वो टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। दिस इज इट। टेस्ट सीरीज में जाएंगे तो आपके पास इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव का सेपरेट टेस्ट अवेलेबल है जिसमें आपके पास 10 टेस्ट होंगे। उसके बाद ESI प्लस ARD के आपके पास टेस्ट अवेलेबल हैं, और ESI और ARD का ऑब्जेक्टिव भी अवेलेबल है, मेंस का पूरा टेस्ट भी अवेलेबल है, वेयर यू विल गेट 40 टेस्ट जिसमें आपके डिस्क्रिप्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, मतलब एक ही टेस्ट सीरीज के अंदर आपको आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी प्रैक्टिस करनी है वो सब आपको मिल जाएगा। एग्जामिनेशन के लिए समय कम रह गया है, अब जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस रहेगी उतनी ज़्यादा आपके लिए चांसेस ऑफ क्लियरिंग द एग्जामिनेशन डेफिनेटली गोज अ लिटिल हायर। सो ट्राई कीजिए दैट यू आर एबल टू डू ऑल दीज थिंग्स इन द करेक्ट मैनर एंड एज अर्ली एज पॉसिबल। ठीक है, सो प्रैक्टिस करते रहिए। और इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव के अंदर देयर इज़ नो शॉर्टकट। अल्टीमेटली आपका सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं होगा कि मैंने आइडिया ले लिया कि कैसे लिखते हैं क्या करते हैं, आपको लिख कर देखना ही चाहिए। अपनी टाइपिंग स्पीड पे आपको वर्क करना ही पड़ेगा, क्योंकि टाइपिंग एरर्स नॉर्मली आते ही हैं, वो तभी जाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। वर्ड स्पीड जो वर्ड पर मिनट जो है वो तभी बढ़ेगा जब आप उसको लिखेंगे, और साथ साथ जब आप ब्लूप्रिंट बनाएंगे तभी आपका वो कन्फ्यूजन हटेगा, तब जाकर आपका एक प्रॉपर पेपर निकल कर आएगा। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें इनका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है व्हेन यू आर गोइंग फॉर द एग्जामिनेशन। सो गो एंड चेक इट आउट, आपको पोर्टल पर मिल जाएगा। अगर आपको ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है, इसको आप रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये हमारे पूरा अवेलेबल है, एंड देयर आर सर्टन मॉक टेस्ट विच आर ऑल्सो अवेलेबल फॉर योर प्रैक्टिस। सो गो एंड चेक आउट ऑल दीज थिंग्स ऑन आवर पोर्टल। इसकी डिटेल्स यहाँ नीचे अवेलेबल है। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, बिकॉज इस एग्जामिनेशन में डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों है। फर्स्ट की जो स्ट्रैटेजीज थी वो अलग थी, सेकंड पे आपका वर्किंग थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो अपनी तरफ से पूरा कोशिश कीजिए दैट यू आर पुटिंग द बेस्ट फुट फॉरवर्ड टू इट। थैंक यू।